8th March 2022, The Hindu editorial, Terror in Peshawar. पेशावर में आतंक. Islamist terrorists are seeking to set off a Sunni Shia sectarian war in Afghanistan-Pak region. जो इस्लामिस्ट आतंकवादी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सुन्नी और शिया सेक्ट्स के बीच में एक वॉर शुरू हो जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का जो क्षेत्र है. The suicide attack at a Shia mosque in Peshawar, killing at least 62 people, is a grave reminder of Pakistan's growing security challenges after the Taliban's return to power in Afghanistan and the continued persecution that the Shia minority is facing in the Afghanistan-Pak region. एक शिया मस्जिद में पेशावर में एक सुसाइड अटैक हुआ जिसमें कम से कम 62 लोग हताहत हुए, मारे गए. ये एक बहुत सीरियस रिमाइंडर है पाकिस्तान के बढ़ते हुए सुरक्षा के चुनौतियों का, जब से तालिबान जो है पावर में वापस आया है अफगानिस्तान में. और इस बात का भी रिमाइंडर है कि शिया माइनॉरिटी किस तरह का लगातार परसिक्यूशन, इनको परेशान करना वो फेस कर रहे हैं अफगानिस्तान पाक रीजन में. परसिक्यूट करना मतलब किसी को दबाना, मारना, काटना, ये सब. This was the deadliest attack in Pakistan since the 2018 bombing of Quetta, killing 149 people. ये पाकिस्तान का सबसे मारक अटैक था 2018 से, जब 2018 में क्वेटा की बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 149 लोग मारे गए थे. The Islamic State terrorist organization, which has carried out a new number of suicide attacks in Afghanistan ever since the Taliban captured Kabul in August 2021, has claimed responsibility for the bombing. जो इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट संगठन है, आतंकवादी संगठन, जिसको इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसने कई सारे सुसाइड अटैक अफगानिस्तान में किए हैं जब से तालिबान ने काबुल का कैप्चर किया था अगस्त 2021 में. उन्होंने ही जिम्मेदारी का दावा किया है इस बॉम्बिंग के लिए भी. द ISIS sectarian animosity towards the Shias is well known. तो ISI इस्लामिक स्टेट का जो सेक्ट बेस्ड जो दुश्मनी है शियास के प्रति, ये जानी मानी दुश्मनी है. इन इराक एंड सीरिया, the ISIS carried out systematic attacks against the Shias, who they call rejectionists of Islam just because they belong to a different branch of the faith. इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने एक सिस्टम बना के, यानी लगातार एक प्लान्ड वे में अटैक किए हैं शिया लोगों के खिलाफ, जिनको वो रिजेक्शनिस्ट कहते हैं कि ये इस्लाम को रिजेक्ट करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक इस्लामिक फेथ के एक अलग ब्रांच को बिलोंग करते हैं. In Afghanistan, the IS Khorasan has targeted religious minorities such as Shias and Sikhs. अफगानिस्तान में IS खोरासान ने रिलीजन माइनॉरिटीज को टारगेट किया है, जैसे शियास को और सिख्स को भी टारगेट किया है. They use sectarian attacks to drum up support for their murderous ideology among Sunni hardliners. ये इस्लामिक स्टेट के लोग जो हैं सेक्टेरियन अटैक को इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने सेक्ट के अलावा दूसरे सेक्ट पे अटैक करते हैं. सेक्ट मतलब सेक्शन ऑफ ए रिलीजन, किसी भी रिलीजन का एक भाग.
वो सेक्टेरियन अटैक यूज करते हैं जिससे कि उनकी जो मर्डरस आइडियोलॉजी है, वो धारणा है, मानसिक धारणा जो है, उसको सपोर्ट मिल जाए सुन्नी हार्डलाइनर लोगों के अंतर्गत के बीच में, जो जो हार्ड लाइन लेते हैं सुन्नी के फेवर में, सुन्नी सेक्ट के फेवर में. Earlier in Afghanistan, the ISK was confined to the eastern province of Nangarhar. शुरू में अफगानिस्तान में जो IS खुरासान था, वो कन्फाइंड था, सीमित था ईस्टर्न प्रोविंस में नंगरहर के. But the complete breakdown of security in the last phase of the Taliban's insurgency and the collapse of the Islamic Republic of President Ashraf Ghani last year appears to have given the IS a fresh lease of life. लेकिन सिक्योरिटी का जैसे पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो गया तालिबान के घुसपैठ के आखिरी फेज में, और जो इस्लामिक रिपब्लिक का राज था प्रेसिडेंट अशरफ घानी का, वो चूंकि कोलैप्स हो गया पिछले साल, उससे ऐसा प्रतीत होता है उसने आईएस को एक नई लीज ऑफ लाइफ दे दी है. जैसे एक लाइफ उनको वापस मिल गई हो फ्रेश तरीके से. The Peshawar attack suggests that the IS threat is now spreading across the porous border to Pakistan. पेशावर का अटैक अब सुझाता है कि जो इस्लामिक स्टेट की जो थ्रेट है, जो खतरा है, वो अब फैल रहा है पाकिस्तान के साथ. जो पोरस बॉर्डर है, छेद से भरा हुआ बॉर्डर, जो साफ साफ बॉर्डर नहीं है, उसके पार जा रहा है. क्योंकि अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में घुस आते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, बॉर्डर पोरस है. Shias, who make up some 20% of the Pakistan's population, face growing sectarian violence by extremist groups and a state crackdown under the infamous blasphemy law. शिया जो कि पाकिस्तान के पॉपुलेशन का 20% हिस्सा बनाते हैं, वो सेक्ट बेस्ड वायलेंस जो बढ़ता जा रहा है उसका सामना कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट अत्यंतवादी ग्रुप से, और राज्य के क्रैकडाउन से भी, क्योंकि राज्य भी ने भी एक इनफेमस ब्लास्फेमी लॉ बना रखी है. ब्लास्फेमी यानी जो रिलीजन को हर्ट करता है, वो ब्लास्फेमस काम कर रहा है, उसके अंतर्गत स्टेट भी एक्शन लेती है. तो अहले सुन्नत वल जमात तहरीक लबायक पाकिस्तान, टू हार्डलाइन सुप्रीम ग्रुप्स, Sunni groups have been at the forefront of an anti-Shia campaign in the country. ये जो दो ग्रुप्स हैं, अहले सुन्नत वाल जमात और तहरीक लबायक पाकिस्तान, ये दो हार्डलाइन सुन्नी ग्रुप हैं, यानी दूसरे की बात नहीं सुनते, बिल्कुल हार्ड लाइन लेते हैं सुन्नी के फेवर में. वो सबसे आगे रहे हैं एंटी शिया के मुहिम में इस देश में, यानी पाकिस्तान में. In July 2020, the Punjab Assembly passed a bill, Tahfuz-e-Bunyad-e-Islam, which supported only सुन्नी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम. जुलाई 2020 में पंजाब असेंबली ने, पंजाब जो कि पाकिस्तान का पंजाब है, उसने एक बिल पास कर दिया था जिसको कहते हैं तहफूज बुनियाद इस्लाम, जो कि इस्लाम का केवल सुन्नी जो तरीका था उसको, इस्लाम को इंटरप्रेट करने का, उसका मीनिंग निकालने का, उसको सपोर्ट कर रहा है. Terrorist organizations such as the IS are trying to exploit these existing sectarian hostilities by carrying out attacks on Shia mosques. जो आतंकवादी संगठन है जैसे कि IS, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इन मौजूदा सेक्टेरियन जो दुश्मनियां हैं उसका पूरा फायदा उठाएं शिया मस्जिदों पर अटैक करके. What they want in Pakistan and Afghanistan is the same as what they have wanted in Iraq and Syria, a Shia-Sunni sectarian civil war. जो ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान में हो और अफगानिस्तान में हो, वो वही है जो वो चाहते रहे हैं इराक और सीरिया में.
यानी कि एक शिया और सुन्नी के बीच में सेक्टेरियन सिविल वॉर होना चाहिए, ये वो चाहते हैं, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बट व्हाट मेक्स द थ्रेट डेंजरस दिस टाइम इज द पॉलिटिकल चार चेंज इन अफगानिस्तान। लेकिन इस थ्रेट को, इस खतरे को, जो चीज डेंजरस बना देता है, अभी तक तो चलो ये था खतरा, लेकिन डेंजरस इतना नहीं था। जो चीज खतरे को और भी डेंजरस बना देती है वो ये है कि पाकिस्तान में अब राजनीतिक बदलाव आ गया। कि जो अफगानिस्तान में राजनीतिक बदलाव आ गया है। As the Taliban became the rulers of Afghanistan, the IS emerged as the main armed opposition to the Taliban. जैसे जैसे तालिबान बन गए अफगानिस्तान के रूलर्स, तो इस्लामिक स्टेट उभर के आई, जो कि तालिबान का मेन आर्म्ड ऑपोजिशन है, उसका विरोधी है। द तालिबान्स रिलेशनशिप विद द तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, also called the Pakistan Taliban, also makes the security situation complicated for Pakistan forces. तो तालिबान की जो रिश्ता है तहरीक तालिबान के पाकिस्तान के साथ, जिसको पाकिस्तान तालिबान भी बोलते हैं, यानी अफगानिस्तान के तालिबान का जो पाकिस्तान तालिबान के साथ रिश्ता है, वो भी इस सिक्योरिटी की स्थिति को जटिल बना देता है पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद सपोर्टेड द अफगान तालिबान टू कैप्चर पावर इन काबुल। इस्लामाबाद ने, यानी पाकिस्तान का जो कैपिटल है, यानी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था अफगानिस्तान के तालिबान को कि वो काबुल में पावर कैप्चर कर लें। द अफगान तालिबान बैक द TTP। तो इसलिए जो अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, देयर आइडियोलॉजिकल ब्रदरन, जो कि उनके आइडियोलॉजिकल आधार पे उनके भाई हैं, हु आर फाइटिंग द पाकिस्तान फोर्सेस, और जो पाकिस्तान की फोर्सेस से फाइट कर रहे हैं। As the security situation remains fragile in the Afghanistan-Pakistan region, groups such as the IS are swiftly pushing their terror agenda. जैसे जैसे जो सिक्योरिटी की स्थिति है वो जल्दी टूटने वाली बनी हुई है अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में, IS जैसे ग्रुप्स जो हैं वो बहुत जल्दी ही अपना टेरर का एजेंडा को आगे पुश कर रहे हैं। द पेशावर अटैक शुड सर्व एज अ वार्निंग टू पाकिस्तान, which sees the wheel of jihadism returning. पेशावर का अटैक पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी का काम करना चाहिए उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान ये देख रहा है कि जिहाद की जो पहिया है वो फिर वापस आ रहा है। If it does not check the widespread anti-Shia narrative and find a way to tackle the security challenges posted by both the TTP and the ISK, its borderlands could once again turn to anarchy and sectarian bloodletting. अगर पाकिस्तान ये विस्तृत रूप से फैलते हुए एंटी शिया जो नैरेटिव चल रहा है, जो स्टोरी उत्पन्न हो रही है, बन रही है, उसको रोकता नहीं है, और अगर पाकिस्तान कोई रास्ता नहीं निकालता अपने सिक्योरिटी की चुनौतियों को से निपटने का, टैकल करने का, जो सिक्योरिटी की चुनौतियां सामने रखी जा रही हैं TTP के द्वारा भी, यानी ये पाकिस्तान तालिबान के द्वारा भी, और ISK के द्वारा भी, इस्लामिक स्टेट खुरासान के द्वारा भी, तो अगर उसको टैकल नहीं करता है तो उसके जो बॉर्डरलैंड्स हैं, वो फिर से एनार्की में घूम के जा सकते हैं, अफरा तफरी में जा सकते हैं, और सेक्टेरियन ब्लड लेटिंग हो सकती है, एक दूसरे का खून बहाना, एक सेट दूसरे सेट का खून बहाएगा, ऐसा हो सकता है। सेकेंड एडिटोरियल, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी ताश के पत्तों का घर जो कि जल्दी गिर जाता है,
Systemic risks stemming from misdeeds at the NSE have evinced lackluster response. जो सिस्टम को होने वाले खतरे हैं, एनएसई में जो गलत कार्य किए गए हैं उससे उत्पन्न होते हैं जो सिस्टम के रिस्क, उन्होंने बहुत ही कम चमक वाली रिस्पांस अभी उत्पन्न की है। यानी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान लोगों का गया नहीं है कि सिस्टमिक रिस्क को कैसे ठीक किया जाए। सरकार का ध्यान उस पर गया नहीं है। The Sunday evening arrest of Chitra Ramakrishna, the former MD and CEO of India's largest stock exchange by the CBI, should change the course of what has been a laid back probe into alleged misuse of exchange data by market players and jarring, even surreal governance lapses. संडे इवनिंग पे चित्रा रामकृष्णा का जो अरेस्ट किया गया, जो कि भूतपूर्व एमडी और सीईओ रह चुकी हैं भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की, जिनका अरेस्ट किया गया सीबीआई के द्वारा, इसके द्वारा जो रास्ता है, जो आराम आराम से पीछे आराम करता हुआ जो प्रोब चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसका रास्ता बदल जाना चाहिए। इससे जो प्रोब यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अन्वेषण चल रहा था कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एलिजेड कि एक्सचेंज का डेटा का मिसयूज किया गया मार्केट के प्लेयर्स के द्वारा, इस पर जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसका रास्ता बदल जाना चाहिए। और इसके अलावा जो भी जार करने वाले, जो मन को परेशान करने वाले और जो जो रियल से पार होते हैं, जो जो ऐसे होते हैं जो सचमुच के लगते नहीं हैं कि इस तरह के गवर्नेंस के लैप्सेस हो सकते हैं। यहाँ सररियल से मतलब ये भी है कि जो योगी की जो बात हो रही है। A Delhi court has granted CBI sleuths 7 days to interrogate the former NSE boss. एक दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई के जो अन्वेषक हैं, स्लूथ वो होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे होते हैं, उनको एनएसई के बॉस को इंटेरोगेट करने के लिए एक करीब करीब 1 महीने का समय दिया है। आफ्टर द स्टॉक मार्केट वॉचडॉग सेबी पास्ड अ 190-पेज ऑर्डर, उसके बाद जबकि स्टॉक मार्केट का जो वॉचडॉग है, वॉचडॉग में उसको जो सुपरवाइज करता है या रेगुलेट करता है, यानी सेबी ने जो 190 पेज का ऑर्डर पास किया था, दैट हैज मेड अस हेडलाइंस, जिस ऑर्डर ने हेडलाइन बना लिए हैं फॉर हिज असर्शंस अबाउट मिस रामाकृष्णा शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इंफॉर्मेशन। हेडलाइन इसलिए बना ली है क्योंकि इसमें रिपोर्ट में यह असर्ट किया गया, ये कहा गया जोर दे के कि मिस रामाकृष्णा ने जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल आंतरिक इंफॉर्मेशन थी, सूचना थी, उसको शेयर किया एक अननोन पर्सन के साथ, मतलब जो ऐसा पर्सन जो कि कोई जानता नहीं किसके साथ, लेकिन शेयर जरूर किया। Separately, CBI has got extended custody of Anand Subramanian, the NSE's former group operating officer, hired ostensibly at the behest of the unknown yogi. अलग से सीबीआई को एक एक्सटेंडेड कस्टडी भी मिल गई आनंद सुब्रमण्यम की। एक्सटेंडेड मतलब कस्टडी का समय बढ़ा दिया गया है। एनएससी के जो पहले के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, जिनको दिखावा तो ये किया गया कि उनको हायर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक अननोन योगी के कहने पे हायर किया जा रहा है, और जो आंतरिक कंट्रोल्स हैं उनको डिसरिगार्ड करते हुए हायर किया गया, और जो गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं, नियम हैं, उनको भी नज़रअंदाज करते हुए हायर किया गया। One expects from an institution of such systemic importance in the financial markets. ऐसे नॉर्म्स जो जो कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से, जो इतना सिस्टम, हमारे जो सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल मार्केट्स का, उससे कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो नॉर्म्स वो होने चाहिए या जो इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, उनको डिसरिगार्ड करते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए मिस्टर आनंद सुब्रमण्यम को हायर कर लिया गया था। The catchy details must not detract from the larger questions arising from the deployment of co-location services and the lacunae in India's oversight mechanisms
over its capital markets, reflecting the multi-layered failure to crack down on wrongdoings of the NSE. जो डिटेल्स हैं वो इतना दिमाग को पकड़ ले रहे हैं, कैची डिटेल्स हैं। यानी जो योगी है, योगी के कहने पे किसी को रख लिया नौकरी पे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मस्ट नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम, यानी हमारा फोकस को अलग नहीं खींचना चाहिए इसके द्वारा। जो और बड़े क्वेश्चंस हैं जो अराइज हो रहे हैं कि को लोकेशन सर्विसेज को कैसे डिप्लॉय किया गया, क्योंकि को लोकेशन सर्विसेज से कुछ ब्रोकर्स को ज्यादा फायदा हुआ, और जो कमियां थी लेकिन लैक्यूने थे भारत के ओवरसी मैकेनिज्म में, कि जो सेबी का ओवरसाइट है वो ठीक से क्यों नहीं हो पा रहा था कैपिटल मार्केट्स के ऊपर, जो कि दिखाई पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो कई लेयर्स का फेलियर हुआ है क्रैक डाउन करने में एनएससी के रॉन्ग डूइंग्स पर, एनएससी में जो गड़बड़ियां हो रही थी उसको क्रैक डाउन करने में जो अलग अलग लेयर का फेलियर हो गया है। यानी भारत का जो ओवरसी मैकेनिज्म था सेबी के द्वारा जो किया जाता है, उसमें क्या कमी आ गई, उससे हमारा दिमाग हटना नहीं चाहिए। हमारा फोकस को लोकेशन पे होना चाहिए और दूसरा ओवरसाइट मैकेनिज्म पे होना चाहिए। सेबी की ओवरसाइट क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये ज्यादा बड़े प्रश्न है। The co-location services offered by the NSE, which gives market operators willing to pay a premium a head start on exchange trading data and refine their own algorithms for high frequency trades, are permitted by SEBI but were ostensibly misused by certain players. जो कोलोकेशन सर्विसेज सेबी ऑफर करता है, जो कि मार्केट ऑपरेटर्स को, जो कि इच्छुक है कि कुछ वो प्रीमियम दे सकते हैं, यानी कुछ ज़्यादा पैसा पे कर सकते हैं, और तब उनको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। यानी कि जब कोई एक दौड़ में भाग रहा होता है तो थोड़ा आगे दौड़ने का मौका मिल जाता है। यानी उसको एक्सचेंज ट्रेडिंग डेटा पर एक हेड स्टार्ट, यानी वो डेटा पहले मिल जाता है, थोड़ा सा पहले, और उससे वो अपने खुद के एल्गोरिथम्स जो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करने के, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन्होंने बना रखे हैं, वो अपने रिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि जब डेटा पहले आ जाएगा तो वो इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं जिससे कि उनको फायदा हो जाए। तो ये जो कोलोकेशन सर्विसेज है ये सेबी के द्वारा परमिट कर दी गई थी, लेकिन ऐसा दिखने में आता है कि ये कुछ प्लेयर्स ने इसको मिसयूज किया। The NSE's case entails an unfair advantage provided to some brokers within its co-location user community. NSE का जो केस है उसमें उसके साथ ये पूछ रहा है कि एक अनफेयर एडवांटेज कुछ ब्रोकर्स को दिया गया, को लोकेशन यूजर के समुदाय के अंतर्गत ही कुछ ऐसे ब्रोकर थे, उनको कुछ ज्यादा अनफेयर एडवांटेज दे दिया गया। वट एवर द डिफेंडर्स ऑफ सच सर्विसेज में से, द प्रीमाइस ऑफ गिविंग प्लेयर्स विद डीपर पॉकेट्स quicker and more information than the average retail investor does not gel with an open market philosophy. इन सर्विसेज को बचाव पक्ष के लोग कुछ भी कहें, यानी लोग को लोकेशन सर्विसेज के बचाव में जो लोग आ रहे हैं वो कुछ भी कहें, लेकिन कुछ प्लेयर्स को जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा डीपर पॉकेट्स हैं, उनको जल्दी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देना एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर के मुकाबले में, ये जो ओपन, कोई भी मार्केट की जो ओपन होना चाहिए, इस फिलॉसफी के साथ जो है वो चिपकता नहीं है, बैठता नहीं है। The institutional mechanisms from the NSE's board and auditors to SEBI, an independent regulator accountable to Parliament, have not delivered is a large worry. कि जो संस्थागत मैकेनिज्म लगाए गए थे, जो एनएससी का जो बोर्ड ऑडिटर्स थे जिनको सेबी को रिपोर्ट करना था, जो कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, पार्लियामेंट के द्वारा अकाउंटेबल है, जो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है, यानी उसकी जवाबदारी पार्लियामेंट की तरफ है सेबी की। तो जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लगाए गए थे वो डिलीवर नहीं हुए हैं, ये एक और बड़ा चिंता का विषय है। Nearly 3 years have passed between SEBI's 624 crore fine on the NSE for misuse of its co-location services and the latest order against its former top brass. करीब करीब 3 साल गुजर गए हैं जब सेबी ने 624 करोड़ का फाइन लगाया था एनएसई पे,
क्योंकि उन्होंने कोलोकेशन सर्विसेज को मिसयूज किया था। और अभी हाल में जो ऑर्डर आया है उनके भूतपूर्व टॉप ब्रास के खिलाफ, टॉप ब्रास यानी जो चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यन के खिलाफ, a matter where the sanctity of the entire market comes under a cloud should have been treated with a tad more urgency. ये एक ऐसा मैटर था जहां पर पूरे मार्केट की जो सैंक्टिटी थी वो क्लाउड में आ रही थी कि मार्केट कितना स्वच्छ है, वो धूमिल हो रहा था। तो ऐसे मैटर को थोड़ा सा ज़्यादा, टैड मोर यानी थोड़ा ज़्यादा अर्जेंसी से ट्रीट किया जाना चाहिए था। The CBI Special Court has observed that SEBI, which began this probe in 2016, has been too kind and gentle, while the CBI, after filing an FIR in 2018, has been most lackadaisical. CBI Special Court ने ये कहा है कि सेबी जो जिसने कि अपना प्रोब 2016 में शुरू कर दिया था, वो बहुत दयालु रही है और बहुत ही जेंटल रही है, जबकि सीबीआई ने जबकि एफआईआर 2018 में ही फाइल कर ली थी, उसके बावजूद वो बहुत ही ढीला ढाली रही है। With the new SEBI chief in place, the government led by the finance minister, who is reviewing the handling of the NSE case, must ensure some deterrent factor is accompanied by a review of checks and balances in current governance structures. अब चूंकि नई सेबी चीफ जो है प्लेस में आ गई हैं, क्योंकि माधवी बुश नाम से, गवर्नमेंट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लीड की जा रही हैं, जो कि खुद रिव्यू कर रही हैं कि एनएससी केस को कैसे हैंडल किया जा रहा है, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा डिटरेंट एक्शन जरूर होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस का भी रिव्यू होना चाहिए। हमारे करंट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स में जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो भी, उसका भी रिव्यू किया जाना चाहिए, यानी फिर से उनको ठीक से देखा जाना चाहिए।